स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के जो चौहान थे ये अजमेर के ही चौहान वंशी थे। हमने अजमेर के चौहान वंश में पढ़ा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और अजमेर पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब देखो, जैसे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया और इनको यहाँ गद्दी पर बैठाया गया और फिर गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र करे थे, इसलिए हत्या कर दी गई। जबकि इस्लामी कहता है सिरसा हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। हम यही मानेंगे, सिरसा हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। अच्छा, अब गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। इन गोविंदराज से भारी कर राशि लेकर के और इन्हें अजमेर का शासक बना दिया गया और गोविंदराज ने मुस्लिमों की या दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार और कर दे दिया। तो देखो, अजमेर की गद्दी पर कौन बैठा? गोविंदराज। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का। अच्छा, गोविंदराज के चाचा थे हरराय। कौन थे? हरराय। इनका और गोविंदराज का आपस में झगड़ा हुआ और इन्होंने, हरराय ने गोविंदराज से अजमेर छीन लिया और यहाँ यही गोविंदराज रणथंभौर में जाकर के और रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डालते हैं। तो देखो, ये डायरेक्ट अजमेर से जुड़ा हुआ हो गया। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज, जिनकी अभी हमने चर्चा की है। ये गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे और इन्होंने 1194 ईस्वी के लगभग रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखो, गोविंदराज के बाद में अगला शासक कौन बनता है? वल्हन। गोविंदराज के बाद में अगला शासक कौन बना? वल्हन। अच्छा, इस समय दिल्ली का सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने वल्हन को पराजित किया तथा रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार हो गया। अच्छा, इसके बाद में आते हैं वीर नारायण। वीर नारायण को इल्तुतमिश ने जहर दे करके मरवा दिया। मतलब रणथंभौर के शासक कमजोर होते हैं, कमजोर शासकों की कड़ियां हैं। पहले गोविंदराज, फिर वल्हन और फिर वीर नारायण, जिसको इल्तुतमिश ने जहर दे करके मरवा दिया था। अगला शासक हुआ बाघभट्ट। बाघभट्ट ने पुनः दुर्ग पर अधिकार किया। अब है अमीरदेव। ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही प्रश्न यदि रणथंभौर में कोई प्रश्न आता है तो सिर्फ अमीरदेव पर आएगा। एक तो संस्थापक याद रख लो गोविंदराज, और फिर आगे है हमीरदेव।
हमीरदेव इम्पोर्टेंट है, हमीरदेव पर ही प्रश्न आएंगे, हमीरदेव को याद करना है। अब हमीरदेव का शासन देखो 1282 से 1301 ईस्वी। हमीरदेव थे, इनके पिता का नाम था जयसिम्हा, कुछ जगह जयसिंह भी लिखते हैं, जयसिम्हा और जयसिंह ये हमीरदेव के पिता थे। और जयसिम्हा की पत्नी हीरा देवी से उत्पन्न तीसरा पुत्र था। हमीरदेव है, उनकी माता का नाम हीरा देवी था और हमीरदेव तीसरा पुत्र था, परंतु हमीरदेव योग्य था, इसलिए गद्दी पर किनको बैठाया गया? हमीरदेव को। अब हमीरदेव की जानकारी के स्रोत, इस टॉपिक में ये किताबें सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमीरदेव में भी ज़्यादातर आपके एग्जाम में ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक देखो, हमीर महाकाव्य, इसका लेखक कौन है? नैनचंद सूरी। हमीरदेव की इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है, हमीर के शासन की। तो हमीर महाकाव्य ये किसका है? नैनचंद सूरी का। दूसरा देखो हमीर रासो, हमीर रासो दो व्यक्तियों का है, एक तो जोधराज और एक सारंगधर, दोनों ने ही हमीर रासो नामक ग्रंथ लिखे हैं। एक हमीर हठ, हमीर हठ का लेखक है चंद्रशेखर। हमीर हठ, हमीर हठ का लेखक कौन हो गया? चंद्रशेखर। एक हमीर बंदन, हमीर बंदन का लेखक है अमृत कैलाश। तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हमीर महाकाव्य, जिसका लेखक कौन है? नैनचंद सूरी। दूसरा है हमीर रासो, जिसका लेखक है जोधराज ने भी हमीर रासो लिखा है और सारंगधर ने भी हमीर रासो लिखा है। तीसरी हमीर हठ, खूब इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर। और हमीर बंदन का कौन है? अमृत कैलाश। अब देखो हमीरदेव एक योग्य शासक था और हमीरदेव ने गद्दी पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। तो एक प्रश्न ये भी आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने दिग्विजय की नीति अपनाई? किसने अपनाई? राव हमीरदेव ने। अच्छा, हमीरदेव ने सर्वप्रथम भीमरस के शासक को, भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया। पहली विजय किसके खिलाफ थी? भीमरस के खिलाफ। और भीमरस के किस शासक को परास्त किया? अर्जुन। अच्छा, इसके बाद में देखो हमीरदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार, आबू पर विजय, चित्तौड़ पर विजय, वर्धनपुर पर विजय, पुष्कर और फिर चंपा होते हुए अपने स्वदेश लौटे। मतलब एक लंबा अभियान किया। और इस अभियान से आने के बाद कोटय जन यज्ञ का आयोजन करवाया। इम्पोर्टेंट लगाओगे, ये कोटय जन यज्ञ हमीरदेव के लिए ही है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कोटय जन यज्ञ किसने किया, तो कोटय जन यज्ञ किसने किया? हमीरदेव करोगे, खूब इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, कोटय जन यज्ञ का आयोजन किसने किया? हमीरदेव ने। अच्छा, इस कोटय जन यज्ञ के पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। इसके पुरोहित थे विश्वरूप। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमीर की दिग्विजय की नीति, दिग्विजय के बाद में कोटय जन यज्ञ किया। ये अश्वमेघ यज्ञ जैसा यज्ञ होता था और इसके राज पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। अब देखो हमीरदेव व जलालुद्दीन खिलजी, फिर बाद में दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश का स्थापना हो गई और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा, खिलजी वंश का प्रथम शासक भी जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। रणथंबोर पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन का प्रथम रणथंबोर अभियान है 1290 ईस्वी का। तो जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम रणथंबोर अभियान कब का हो गया? जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम रणथंबोर अभियान हो गया 1290 ईस्वी का। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जाइन के दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहते हैं, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी।
किसे कहते हैं? जाइन के दुर्ग को। मतलब जाइन जीत के ही रणथंबोर पर जाया जा सकता है। ये ऊपर रणथंबोर है, पहले किस दुर्ग को जीतना पड़ता है? जाइन के दुर्ग को। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के अभियान में जाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अच्छा, हमीर देव के सेनापति गुरदास सैनी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रथम अभियान में, जलालुद्दीन खिलजी के प्रथम अभियान में गुरदास सैनी की मृत्यु हो जाती है और जलालुद्दीन ने रणथंबोर का घेरा डाला परंतु असफल रहा। रणथंबोर का घेरा डाला परंतु क्या हुआ? असफल रहा। अच्छा, फिर दूसरा अभियान किया जलालुद्दीन खिलजी ने, कब? 1252 में। अच्छा, इस बार भी 8 माह बाद घेरा उठाया गया। 8 महीने तक घेरा चलता रहा, पर जब जलालुद्दीन खिलजी को रणथंबोर विजय की कोई आशा नहीं दिखी तो इन्होंने रणथंबोर का घेरा हटा लिया। अच्छा, घेरा हटाते समय इसके जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे अहमद चप। जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे अहमद चप। अहमद चप ने पूछा कि घेरा कैसे उठा लिया? तो जलालुद्दीन खिलजी का क्या कथन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी। पुनः सुनो, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। किसका कथन है? जलालुद्दीन खिलजी। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। किसका कथन हो गया सब? जलालुद्दीन खिलजी का। अच्छा, क्यों कहा? जब रणथंबोर पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सका तब कहा। अंगूर खट्टे वाली बात होगी। रणथंबोर पर सफलता मिली नहीं तो अपने सेनापति अहमद चप को जब घेरा उठाया और पूछा अहमद चप ने क्यों उठा लिया, तब कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, उस समय का प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनका दरबारी इतिहासकार भी था खिलजियों का। अमीर खुसरो के ग्रंथ मिफ्ता-उल फुतू, कौन सा ग्रंथ है? मिफ्ता-उल फुतू से हमें जलालुद्दीन खिलजी के जालोर अभियान की जानकारी मिलती है। चलो अच्छा है, जलालुद्दीन खिलजी के जालोर अभियान की जानकारी किससे मिलती है? अमीर खुसरो के ग्रंथ मिफ्ता-उल फुतू से, मिफ्ता-उल फुतू से। चलिए अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर देव। इससे पहले जहाँ तक पढ़े हैं उसके मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ। सबसे पहला है, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। कब की स्थापना? 1194 ईस्वी। अगला प्रश्न, राव हमीर देव की माता का क्या नाम था? हीरा देवी। महत्वपूर्ण प्रश्न, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? नैनचंद सूरी। हमीर राष्ट्रों का लेखक कौन था? जोधराज और सारंगधर। हमीर हट का लेखक कौन था? चंद्रशेखर। आगे, कोटयजन यज्ञ करने वाला शासक, कोटयजन यज्ञ करने वाला शासक कौन था? हमीर देव। कौन था? हमीर देव। जिसका राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप। जिसका राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप। अगला, जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान कब का है? 1290। किस हमीर देव के सेनापति की मृत्यु? गुरदास सैनी। अच्छा, दूसरा अभियान कब का है? 1292। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कथन किसका है? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। किसका कथन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? मिफ्ता-उल फुतू। मिफ्ता-उल फुतू किसका ग्रंथ है?
अमीर खुसरो का। तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण अब तक जो पढ़ा है। अब देखो, अब हम लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीरदेव। अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीरदेव खूब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और प्रश्न इसी में आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब अभियान किया? हमीरदेव की पत्नी जिन्होंने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिन्होंने रणथंबोर पर अभियान किया। किस सेनापति की मृत्यु हुई? अच्छा, किसने हमीरदेव के साथ धोखा किया? ये सब प्रश्न यहाँ आ जाएंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे। चलो, एक प्रश्न आप बता दो। जायन के दुर्ग पर अधिकार करते समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मरा? बोलिए, कौन मरा? नुसरत खां की मृत्यु हुई। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बनता है? हमीरदेव। कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। सुनो, देखो, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, हमीरदेव भी महत्वाकांक्षी शासक थे। तो इनमें आपसी संघर्ष के क्या कारण थे? सबसे पहला तो था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दोनों साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखते थे। अच्छा, दूसरा इनके संघर्ष का कारण देखो। दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। एक तो था मुहम्मद शाह व केहबरू। ये दो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और ये नव मुसलमान के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने गुजरात अभियान में, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान था, इस गुजरात अभियान में नुसरत खां व उलुग खां व मोहम्मद शाह व केबरू ये सेनापति थे। नुसरत खां व उलुग खां के साथ कौन था? मोहम्मद शाह व केहबरू। इन्होंने गुजरात को तो जीत लिया, परंतु वापस आते समय माल के बंटवारे को लूट के माल को बंटवारे के लिए आपस में संघर्ष हो गया। तो ये संघर्ष हुआ जालोर में। तो मोहम्मद शाह, देखो, मोहम्मद शाह व केहबरू सामान लूट करके, और ये किसके पास आ गए? हमीरदेव के पास शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भगोड़े सेनापति मोहम्मद शाह व केबरू की हमीरदेव से मांग की। हमीरदेव ने लौटाने से मना कर दिया। तो ये भी आपसी संघर्ष का कारण बना। अब देखो, एक है ग्रंथ हमीर हट के अनुसार
हमीर हठ में लिखा है कि ये जो मुहम्मद शाह था, नव मुसलमान मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना के मध्य प्रेम संबंध थे। अब हमीर हठ में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुहम्मद शाह और चिमना मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करना चाह रहे थे, तो ये भी आपसी संघर्ष का कारण बना। अच्छा, आगे देखो, एक रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व। रणथंबोर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो ये युद्ध की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक संघर्ष का ये कारण था। और फिर एक रणथंबोर का दुर्ग व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। एक क्या कारण हो गया? व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। तो एक बार पुनः सुनो, अलाउद्दीन खिलजी व हमीर देव के मध्य संघर्ष का क्या कारण था? पहला है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा, हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह व केबरू के नेतृत्व में नव मुसलमान थे जो मंगोल थे को शरण देना। तीसरा, हमीर हठ के अनुसार मोहम्मद शाह व खिलजी की मराठा बेगम चिमना के मध्य प्रेम संबंध। चौथा था रणथंबोर का सामरिक महत्व। पांचवा है व्यापारिक दुर्ग पर स्थित होना। देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ नुसरत खां व उलुग खां को भेजा। नुसरत खां व उलग खां को भेजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रणथंबोर अभियान के मुख्य सेनापति कौन थे? तो कौन थे सब मुख्य सेनापति? नुसरत खां, उलुग खां, ये 2 थे। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी नुसरत खां व उलुग खां। और इन्हीं के साथ एक और था, अलप खां। नुसरत खां, उलुग खां व अलप खां। अच्छा, यहाँ देखो, ये प्रश्न पूछ ले, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के मुख्य सेनापति था। जब ये 2 की जोड़ी दे दें जब तो दिक्कत नहीं है, नुसरत खां व उलुग खां। एक ही ऑप्शन में दोनों नुसरत खां व उलुग खां हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि ये अलग अलग दे दें, एक में नुसरत खां हो, एक में उलुग खां हो, तब क्या करोगे? तो मुख्य सेनापति है ये थे उलुग खां। तो मुख्य सेनापति किसको करोगे? उलुग खां को। नुसरत खां थे इनके वजीर, सेनापति थे, पर मुख्य सेनापति कौन करोगे? उलुग खां। और दोनों में एक दे दे तब कर दोगे एक, और दोनों ही दे दें तब एक ही ऑप्शन में, तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखो, जब आक्रमण किया इस समय हमीर देव कोटिय जन यज्ञ का आयोजन किया था, और इस समय मौन व्रत ले रखा था। क्या ले रखा था? मौन व्रत ले रखा था हमीर देव ने। अच्छा, हमीर देव ने
इस सेना का सामना करने के लिए, इस सेना का सामना करने के लिए अपने सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह को भेजा। धर्म सिंह व भीम सिंह को भेजा। अच्छा, यहाँ हम एक और करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, इसने बनास नदी पर अपना पड़ाव डाला। बनास नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला। अच्छा, धर्म सिंह व भीम सिंह को भेजा। यहाँ पहले पड़ता है जाइन का दुर्ग, जिसे रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। इस जाइन के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार। परंतु यहाँ हम एक बात याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब रणथंभौर का घेरा डाला तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां की मृत्यु एक गोले से, जब बारूद फटा, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां घायल हो गया और कुछ समय बाद में नुसरत खां की मृत्यु। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई? कौन से सेनापति की मृत्यु हो गई थी? नुसरत खां। अच्छा, अब देखो, धर्म सिंह व भीम सिंह ने आक्रमण का जवाब दिया और तुर्की सेना को पराजित कर दिया। अच्छा, परंतु नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। धर्म सिंह लूट का माल लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं? रणथंभौर पहुँचे और भीम सिंह धीरे धीरे जा रहे थे तो अचानक अल्प खां ने आक्रमण करके भीम सिंह की सेना पर आक्रमण किया और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो देखो, दो सेनापति थे। धर्म सिंह लूट का सामान लेके पहुंच जाते हैं। भीम सिंह की मृत्यु आक्रमण किसने किया था? अल्प खां ने। पर सबसे महत्वपूर्ण नुकसान था नुसरत खां की मृत्यु। अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं युद्ध भूमि में आता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं युद्ध भूमि में आता है और अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध में 8 महीने तक घेरा डाले रखता है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी को भी सफलता नहीं मिलती है। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया और हमीर देव से समझौता करने की कही। तो हमीर देव के दो सेनापति थे, रतिपाल व रणपाल। कौन सेनापति थे? रतिपाल व रणपाल। अच्छा, रतिपाल ने गुप्त समझौता कर लिया किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और रतिपाल ने तैयार कर लिया था रणमल को। इस प्रकार से हमीर देव के इन दोनों सेनापतियों ने विश्वासघात किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को रणथंभौर का दुर्ग देने का आश्वासन दिया। रणथंभौर का दुर्ग देने का आश्वासन दिया। अच्छा,
रतिपाल व रणमल ने इनको रणथंभौर का गुप्त मार्ग बता दिया। अच्छा, अब हमीर देव दुर्ग से बाहर आकर के युद्ध लड़ते हैं और लड़ते हुए हमीर देव की मृत्यु हो जाती है। हमीर देव की मृत्यु हो जाती है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमीर देव की पत्नी है रंग देवी। हमीर देव की पत्नी रंग देवी और इनकी पुत्री देवल देवी, इन्होंने जौहर किया। इन्होंने रंग देवी और देवल दे, रंग देवी और देवल दे भी लिखते हैं और देवल दी भी लिखते हैं। पद्मला, एक इस देवल दी का ही नाम पद्मला भी था। ये जौहर करती हैं। अलाउद्दीन, देखो हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम से रणथंभौर के दुर्ग में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। और इस तरह से 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार होता है। इस पद्मा तालाब में जौहर किया गया था। अच्छा, अब घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मुहम्मद शाह और केबरू खां को अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया। ये घायल थे, युद्ध में कर्रा रहे थे दर्द से। इनको पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, यदि मैं आप लोगों का इलाज करवा दूं और आपको स्वस्थ कर दूं तो आप क्या करोगे? मुहम्मद शाह और केबरू ने जवाब दिया कि हम ठीक होते ही सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी तेरी हत्या करेंगे और फिर हमीर देव के परिवार के किसी सदस्य को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाएंगे। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी से कहा, इन दोनों की हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद शाह व केबरू की। अच्छा, रतिपाल व रणमल को रणथंभौर के दुर्ग का आश्वासन दिया था। ये दोनों सामने आए कि दुर्ग जीत लिया, अब रणथंभौर की चाबी हमें दे दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके साथ क्या किया? इनको कहा कि आप अपने मालिक के ही नहीं हुए, मेरे आप कहाँ होंगे? और अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल और रणमल दोनों की हत्या कर दी। तो इस तरह से मुहम्मद शाह केबरू खां की भी हत्या कर देता अलाउद्दीन खिलजी। रतिपाल व रणमल की भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अच्छा, यहाँ एक विजयादित्य, ये हमीर देव का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। हमीर देव का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। अच्छा, एक हमीर देव के पिता का नाम हमने जयसिम्हा किया है, जिन्हें जयसिंह भी कहते हैं। इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 वर्ष तक शासन किया था। जयसिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया। अच्छा, इनकी याद में 32 वर्ष की स्मृति में इन्होंने रणथंभौर के दुर्ग में 32 स्तंभों की छतरी बनाई। कितने स्तंभों की छतरी बनाई? 32 स्तंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है।
जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इस तरह से 32 स्तंभों की छतरी बनी। हमीरदेव के शासन का अंत हो जाता है। हमीरदेव ने 17 युद्ध लड़े थे अपने जीवन में, 17 युद्ध, जिनमें 16 युद्धों में विजय हुई थी। कितने युद्धों में विजय हुई थी? 16 युद्धों में। और 17वां जो युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, इसमें हमीरदेव की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ रणथंभौर का चौहान वंश समाप्त हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, रणथंभौर का चौहान वंश। एक ये जरूर याद रखोगे, सेनापति किन को भेजा? नुसरत खां, उलुग खां। मुख्य सेनापति कौन था? उलुग खां। हमीरदेव कौन से यज्ञ में थे? कोटिय जनयज्ञ, मौन व्रत ले रखा था। किस सेनापतियों को भेजा? धर्म सिंह व भीम सिंह को। जायन के द्रुप पर अधिकार हो गया। किसकी मृत्यु हो गई थी? नुसरत खां की। अच्छा, धर्म सिंह लूट का माल ले गया और भीम सिंह की हत्या कर दी। किसने विश्वासघात किया? रतिपाल व रणमल ने। किसने जौहर किया? रंगदेवी व देवल देवी। कौन सा तालाब है? पद्मला तालाब। कब अधिकार हो गया अलाउद्दीन का? 11 जुलाई 1301। और रतिपाल रणमल को मृत्युदंड, और इधर मोहम्मद शाह व कैबरू खां को मृत्युदंड। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। और कल आप तैयार रखोगे जालोर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश कर दो।